नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, निखट्टू दामाद। निखट्टू दामाद, लेखक विजय कुमार वत्स, कला वसंत हलबे। हरिपुर के ठाकुर अजय वंश नारायण लंबी बीमारी के बाद एक दिन स्वर्गवासी हो गए। उनका घर अच्छा खाता पीता घर था, इसलिए बड़े ठाट बाट से उनका दाह संस्कार किया गया। ठाकुर अजय वंश नारायण को एक ही पुत्र था, प्रेम वंश नारायण। वह कुछ काम धाम नहीं करता था। ठाकुर अजय वंश नारायण की मृत्यु के 5वें दिन प्रेम वंश नारायण की मां ठाकुरानी कल्याणी देवी प्रेम वंश से बोली, बेटा प्रेम वंश, तेरे पिताजी की 13वीं वाले दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। हरसुख पंडित के पास चला जा और उनसे कहना कि वो ठाकुर की 13वीं वाले दिन 13 पंडितों को लेकर हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है माँ, मैं अभी कह आता हूँ। 13वीं वाले दिन हरसुख पंडित ने ठाकुर के घर हवन आदि किया। हवन की समाप्ति पर, बेटा पूजा पाठ समाप्त हुआ, अब जल्दी से भोजन की व्यवस्था करो। अभी प्रबंध करवाता हूँ पंडित जी। प्रेमवश जल्दी से रसोई घर में गया और अपनी माँ से बोला, माँ, पंडित हरसुख जी कह रहे हैं कि पूजा पाठ समाप्त हो गया है, अब भोजन का प्रबंध करो। ठीक है बेटा, मैं अभी गरम गरम पूरियाँ उतारती हूँ। शीघ्र ही ब्राह्मणों को गर्मा गर्म खाना परोसा गया। ब्राह्मण महाराज, भोजन करना प्रारंभ कीजिए। बेटे प्रेमवंश, पहले रसोई घर में जाकर ठाकुरानी कल्याणी देवी से पूछ कर आओ कि भोजन ताजा बना हुआ है या बासी। उसके उपरांत ही हम भोजन करेंगे। यह सुनकर प्रेमवंश चकित रह गया। आश्चर्य है, पंडित जी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अगले पल, पंडित जी महाराज, भोजन तो ताजा ताजा ही बनकर आ रहा है, फिर आप यह क्यों पूछ रहे हैं कि भोजन ताजा है या बासी। बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। जाओ, जाकर अपनी माँ से पूछ कर आओ। प्रेमवंश सोचता हुआ रसोई घर में अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, पंडित हरसुख जी अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पहले अपनी माँ से पूछ कर आओ कि खाना ताजा बना है या बासी, तभी वे भोजन करेंगे। अच्छा, पंडित हरसुख जी ऐसा पूछ रहे हैं। प्रेमवंश की माँ बुद्धिमान थी। वह पंडित हरसुख के कथन पर विचार करने लगी। कुछ देर तक सोचने के बाद वह प्रेमवंश से बोली, बेटा पंडित हरसुख जी से जाकर कह दो कि भोजन बासी है। यह तुम क्या कह रही हो माँ? खुद ही तो तुम गर्मा गर्म खाना बना रही हो। और बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। जाओ, पंडित जी से वैसा ही कह दो जैसा मैंने कहा है। ठीक है माँ, कह देता हूँ, लेकिन ना तो हरसुख जी की बात मेरी समझ में आई, ना ही तुम्हारी। वह मन ही मन कौतूहल लिए पंडित हरसुख के पास आया। पंडित जी, माँ ने कहा है भोजन ताजा नहीं, बासी है। यह तो तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है प्रेमवंश। तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे पिता की 13वीं में ब्राह्मणों को बासी भोजन परोसा जा रहा है। खैर, इतना कहकर पंडित हरसुख ने भोजन करना शुरू कर दिया। अन्य पंडितों ने भी भोजन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पंडित हरसुख की बात सुनकर प्रेमवंश शर्म से जैसे धरती में गड़ा जा रहा था। ओह, इतने सारे लोगों के सामने पंडित हरसुख ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और माँ ने भी भोजन बासी कहलवा कर मेरा मजाक उड़वाया। भोजन खाने के पश्चात सभी पंडित दान दक्षिणा लेकर अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। सच, आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। पंडितों के जाने के पश्चात, बताओ माँ, आज तुमने झूठ बोलकर पंडितों के सामने मेरा मजाक क्यों उड़वाया है? क्यों तुमने ताजा खाने को बासी बताया? जब तक तुम मेरी जिज्ञासा शांत नहीं करोगी, मेरा मन अशांत ही रहेगा। बेटा, तुम जरा सा भी अपनी बुद्धि पर जोर देकर सोचोगे तो तुम्हें सारी बात का अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रेमवंश ने बहुत दिमाग दौड़ाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया माँ, तुम्हें मेरी शंका का समाधान करो ना। तब ठाकुरानी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, पंडित हरसुख के कहने का तात्पर्य यह था कि 13वीं में जो भोजन बनाया गया है वह तुम्हारे कमाए हुए धन का है या फिर तुम्हारे पिता के द्वारा अर्जित किए हुए धन से बनाया गया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि ताजा खाने का अर्थ था तुम्हारे द्वारा कमाए गए धन से बना खाना, और बासी खाने का अर्थ था तुम्हारे स्वर्गवासी पिता द्वारा कमाए गए धन से बना खाना। जब पंडित हरसुख जी को पता लगा कि तुम्हारे पिता के धन से ही सारा कार्य हो रहा है, तो उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा किया। ओह, सुनो प्रेमवंश, जब बेटा जवान हो जाता है तो उसे घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य करना चाहिए। तुम भी अब जवान
और आज तो इस घर की पगड़ी भी तुम्हारे सिर पर बंध गई है। अब तुम्हें ही यह घर चलाना है, इसलिए अब तुम्हें भी काम की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। सारा गांव तुम्हें मूर्ख व निखट्टू समझता है, अतः तुम्हें अब मूर्खता छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, और तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें मेहनत करके ही दिखाऊंगा। मैं आज ही काम की खोज में घर से जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हें काम की खोज में कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान की दया से तुम्हारे पिता ने बहुत सारी संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ी है। यदि तुम यहीं रहकर अपने खेतों में परिश्रम करो तो एक दिन जरूर सबकी बातों को गलत साबित कर दोगे। ठीक है माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं खेतों की देखभाल करूं, तो आज से ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करके पूरे गांव को दिखा दूंगा कि मैं मूर्ख व आलसी नहीं हूँ। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है बेटा। जाओ, अब हाथ मुंह धो आओ, मैं तुम्हें भी खाना परोसती हूँ। और दूसरे दिन ही प्रेमवंश खेतों में बोने के लिए बीज लेने शहर चल दिया। पंडित हरसुख जी को एक दिन दिखा दूंगा कि मैं भी कमाकर खा सकता हूँ। बैलगाड़ी चलते चलते जब हरिपुर गांव के पास वाले गांव गोकुलपुर में पहुंची, सामने पनघट पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही हैं। कुएं पर जाकर पानी पियाऊं, तब आगे बढ़ूंगा। अगले पल, मुझे बड़े जोरों से प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। प्रेमवंश ने चुल्लू बनाकर पानी पिया। प्रेमवंश को पानी पिलाने के बाद एक युवती ने पूछा, तुम कौन से गांव में रहते हो? मैं हरिपुर गांव के ठाकुर अजय वंश नारायण का पुत्र प्रेमवंश नारायण हूँ। प्रेमवंश की बात सुनकर उन महिलाओं में से एक महिला ने मन ही मन सोचा, यह लड़का ठाकुर अजय वंश नारायण का पुत्र है, यह हमारी पुत्री रामेश्वरी के लिए उपयुक्त वर रहेगा। मन में ऐसा विचार करके वह स्त्री प्रेमवंश से बोली, बेटा, मैं गोकुलपुर के ठाकुर अजीत सिंह की पत्नी हूँ, तुम हमारे घर भोजन करने चलो तो मुझे खुशी होगी। नहीं माँ जी, आज नहीं, मैं एक आवश्यक कार्य से शहर जा रहा हूँ, वहाँ से लौटने पर आपके यहाँ भोजन करने जरूर आऊँगा। फिर कुछ सोचकर प्रेमवंश उस महिला से बोला, माँ जी, आप अपने घर का सीधा सा रास्ता बता दीजिए ताकि आपके घर पहुँचने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उस महिला ने कुछ देर सोचा, फिर प्रेमवंश से बोली, बेटा, हमारे घर से दाहिने वाले घर में शीश फोड़कर पुत्र पैदा होते हैं और बाएं वाले घर में लंबे लंबे पात हैं। घर के सामने वाले घर में सूरज सा दमकता है और हमारे अपने घर में लाल रंग की खान है। यही हमारे घर का पता है। हैं? यह इन्होंने कैसा पता बताया? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। उसे उलझन में देखकर वह महिला बोली, बेटा, अगर तुम जरा से भी बुद्धिमान हुए तो आसानी से मेरे बताए हुए संकेतों से मेरे घर तक पहुंच सकते हो। जी, दरअसल वह महिला प्रेमवंश की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए उसने सांकेतिक भाषा में अपना पता बताया था। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, कल प्रातः मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। मैं अवश्य आऊँगा माँ जी। प्रेमवंश पुनः अपनी बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुँचने पर उसने बीज की एक दुकान से बीज खरीदे और बीज लेकर वापस अपने गांव आ गया और बीज की थैली गोदाम में रखकर सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मैं शहर से बीज ले आया हूँ। शाबाश बेटा, अब तुम खेतों को जोतकर बीज बो देना। बहुत अच्छा माँ। सुनो माँ, जब मैं बीज लेने शहर जा रहा था तो पास ही के गांव गोकुलपुर के कुएं पर मुझे एक औरत मिली थी। फिर प्रेमवंश ने उस औरत से हुआ सारा वार्तालाप अपनी माँ को बता दिया और अंत में बोला, पर उसने अपने घर का पता बड़ा ही विचित्र बताया है। मेरी समझ में तो उसकी एक भी बात नहीं आई। सुनो, मैं तुम्हें वह पता बताता हूँ। और प्रेमवंश ने उस औरत का बताया पता अपनी माँ को बता दिया। तब माँ बोली, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। लगता है वह तेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है। अब तू जरा मुझे कुछ देर सोचने दे, तभी मैं तुझे उस औरत की बातों का सार बताऊंगी। कुछ देर तक सोचने के बाद माँ बोली, बेटा प्रेमवंश, ध्यान से सुन। उस औरत ने तुझसे कहा था कि उसके घर के दाहिने हाथ वाले घर में शीश फोड़कर पुत्र पैदा होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके घर के दाहिने हाथ वाले घर में नारियल का पेड़ है। मैं समझा नहीं माँ। तो सुन, नारियल के पेड़ पर पेड़ के आखिर में नारियल लगते हैं। नारियल के खोल को तोड़कर ही कच्चा गोला निकलता है। इसलिए ही उस औरत ने कहा था कि उस घर में शीश फोड़कर पुत्र पैदा होते हैं। ओह! उसके बाद उस औरत ने कहा था कि उसके घर के बाएं वाले घर में लंबे लंबे पात है, यानी कि उस घर में केले का पेड़ है। केले के पत्ते लंबे लंबे होते हैं। वाह!
उसके घर के सामने वाले घर में सूरज सा दमकता है। इसका अर्थ यह है कि उसके सामने वाले घर में सूरजमुखी का पेड़ है। सूरजमुखी सूरज को देखकर ही खिलता है। ओ माँ, अब अंत में रहा उस औरत के घर का प्रश्न। तो उस औरत ने तुमसे कहा था कि उसके घर में लाल रंग की खान है, तो बेटा जरूर उसके घर के चारों तरफ मेहंदी की बाढ़ होगी, क्योंकि मेहंदी के पत्तों को पीसने पर लाल रंग निकलता है। वाह माँ, तुमने तो विस्तार से उसके घर का पता समझा दिया। तुम सचमुच ही बुद्धिमान हो माँ। प्रेमवंश की बात सुनकर उसकी माँ हंसती हुई बोली, बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तू भी मेरी तरह बुद्धिमान हो, पर तू ही मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। माँ की बात सुनकर प्रेमवंश सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन प्रातः जब प्रेमवंश ठाकुर अजीत सिंह के घर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी माँ बोली, बेटा ठाकुर अजीत सिंह की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है। मुझे आशा है तेरे वहाँ जाने पर वह इसी प्रकार के विचित्र प्रश्न तुझसे और पूछेगी, इसीलिए मैं भी तेरे साथ गोकुलपुर चलती हूँ। ठीक है माँ, जैसा तुम उचित समझो। ठाकुरानी कल्याणी देवी प्रेमवंश को साथ लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर गोकुलपुर चल दी। गोकुलपुर पहुंचकर एक घर के सामने ठाकुरानी ने घोड़ा गाड़ी रुकवा दी। देख बेटा, इस घर के चारों तरफ मेहंदी की बाढ़ है। निश्चित रूप से ठाकुर अजीत सिंह का घर यही है। और माँ, इनके बराबर वाले घर में नारियल का पेड़ है, दूसरी ओर वाले घर में केले का पेड़ है और सामने वाले घर में सूरजमुखी का पेड़ है। तुमने ठीक ही कहा था माँ। तभी ठाकुर अजीत सिंह के मकान का मुख्य द्वार खुला। अरे बेटा प्रेमवंश, तुम आ गए। आओ आओ, अंदर आओ। प्रणाम माँ जी, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें भी साथ लाया हूँ। यह तो और भी अच्छी बात है। आइए, आप दोनों अंदर आइए। ठाकुर अजीत सिंह की पत्नी दोनों को घर में ले गई और ले जाकर बैठक में बिठा दिया। ठाकुर अजीत सिंह की पत्नी मन ही मन प्रसन्न थी। मैंने प्रेमवंश को उलझन भरा अपने घर का पता बताया था, पर वह यहाँ तक आ पहुँचा। इसका मतलब है कि लड़का बुद्धिमान है। रामेश्वरी के लिए यही उपयुक्त वर रहेगा। प्रेमवंश और उसकी माँ का उचित आदर सत्कार किया गया। तत्पश्चात, बेटा प्रेमवंश, इस थाली में एक अंगूठी रखी हुई है। तुम जरा सोच कर बताओ कि यह मैं किस लिए लाई हूँ। माँ जी, मुझे जरा सोचने का मौका दीजिए। ठीक है, मैं जरा रसोई घर में जा रही हूँ। जब तक मैं वहाँ से वापस आऊँ तब तक तुम सोचना कि यह अंगूठी लाने का मेरा क्या तात्पर्य है। इतना कहकर अजीत सिंह की पत्नी वहाँ से चली गई। अजीत सिंह की पत्नी के वहाँ से जाने के पश्चात, माँ, इस अंगूठी का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया, तुम ही कुछ बताओ ना। बेटा, लगता है इनकी पुत्री विवाह योग्य है और ये उसका विवाह तेरे साथ करना चाहती हैं। यह तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक ही कह रही हूँ बेटा, और अब मेरी बात ध्यान से सुन। और उसकी माँ धीमे स्वर में उसे कुछ समझाने लगी। कुछ समय पश्चात जब ठाकुर अजीत सिंह की पत्नी वहाँ आई, माँ जी, आप अपनी पुत्री को बुलवाइए ताकि मैं उसे अंगूठी पहना सकूं। ओह बेटा, तुम तो सचमुच ही बुद्धिमान हो। तुम मेरी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं इसी प्रयोजन से यह अंगूठी यहाँ लाई थी। फिर अजीत सिंह की पत्नी प्रेमवंश की माँ से बोली, बहन जी, मैं प्रेमवंश को अपना दामाद बनाना चाहती हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी पुत्री को बुलवाइए। यह सुनकर ठाकुर अजीत सिंह की पत्नी दूसरे कमरे में गई और अपनी पुत्री रामेश्वरी को ले आई। रामेश्वरी को देखकर प्रेमवंश की माँ प्रसन्न हो उठी। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। ओह, अगर आज रामेश्वरी के पिता जीवित होते तो कितने प्रसन्न होते। उनकी पुत्री को कितना बुद्धिमान और कितना संपन्न परिवार मिला है। उधर प्रेमवंश की माँ मन ही मन सोच रही थी। रामेश्वरी की माँ सोच रही है कि प्रेमवंश बुद्धिमान है, पर उसे क्या पता कि यह निरा बुद्धू है। अगर यह अपनी पुत्री के लिए प्रेमवंश को पसंद कर रही है तो ठीक ही है। भला इस बुद्धू को कौन अपनी बेटी देगा। मैं रामेश्वरी की माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। चुप रहने में ही प्रेमवंश की भलाई है। फिर वह रामेश्वरी की माँ से बोली, आप विवाह का मुहूर्त निकलवाइए, हम भी घर जाकर विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा बहन जी। और इस प्रकार प्रेमवंश व उसकी माँ रिश्ता पक्का करके गोकुलपुर से वापस लौट गए। रामेश्वरी की माँ ने रामेश्वरी के विवाह का मुहूर्त पंडित जी से निकलवाया और उस शुभ मुहूर्त में प्रेमवंश व रामेश्वरी का विवाह हो गया। इसे कहते हैं किस्मत का चक्कर, जो एक रिठल्ले व बुद्धू को इतनी सुंदर एवं गुणवती बहू मिल गई। धीरे बोल गणपति, कोई सुन न ले।
विवाह के पश्चात बारात हरिपुर वापस आ गई। प्रेम वंश व रामेश्वरी ठाकुरानी कल्याणी देवी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों सदा सुखी रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे, यही मेरी कामना है। आशीर्वाद देने के पश्चात, बेटा तू जरा कमरे से बाहर चला जा, मैं बहू से कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, कहकर प्रेम वंश कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के पश्चात, बेटी ये तिजोरी की चाबियां हैं, अब तुम आ गई हो, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब तुम ही संभालो। मैं कल ही काशी जी की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह आप क्या कह रही हैं माँ? अभी अभी तो मैं आई हूँ और आप काशी जी जा रही हैं? भला इतनी जल्दी मैं गृहस्थी का बोझ कैसे उठा पाऊंगी, वह भी आपकी छत्र छाया के बगैर? बेटी वर्षों से मेरी यही इच्छा थी कि बहू के आते ही काशी जी की यात्रा पर जाऊंगी, तुम इनकार मत करो बेटी। ठीक है माँ, आप काशी जी की यात्रा पर अवश्य जाइए। तभी ठाकुरानी कल्याणी देवी उदास हो गई और बोली, बस मुझे प्रेम वंश की ही चिंता है बहू। मैं समझी नहीं माँ। बेटी तुम व तुम्हारी माँ यही समझते होंगे कि प्रेम वंश अत्यंत बुद्धिमान है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रेम वंश मंद बुद्धि व निखट्टू है। माँ, वे जैसे भी हैं अब मेरे पति हैं। मेरी किस्मत में जब उन्हें ही पति के रूप में पाना लिखा था तो अब सोचना कैसा। आप चिंता न कीजिए, मैं उन्हें योग्य बनाने की भरसक कोशिश करूंगी। रामेश्वरी की बात सुनकर ठाकुरानी प्रसन्न हो उठी। मुझे तुमसे यही आशा थी बहू, अब मैं निश्चिंत होकर काशी जी की यात्रा पर जा सकूंगी। माँ से आज्ञा लेकर रामेश्वरी अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसके मन में एक ही सोच थी, प्रभु तूने मुझे कठिन परिस्थितियों में अवश्य डाल दिया है, पर मैं भी हार मानने वाली नहीं। कठिन से कठिन समय में भी पति का साथ दूंगी। रामेश्वरी को घर की पूरी जानकारी देने के पश्चात ठाकुरानी कल्याणी देवी दूसरे दिन प्रातः ही काशी जी की यात्रा पर चली गई। माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के 4 दिन बाद रामेश्वरी प्रेम वंश से बोली, स्वामी विवाह के पश्चात माँ के घर लड़की अपने पति के साथ ही जाती है, आप मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी माँ से मिलवा लाइए। ठीक है, हम कल ही सुबह तुम्हारे गांव चलेंगे, तुम तैयारी कर लेना। इतना कहकर प्रेम वंश घर से बाहर चला गया, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसे दूर गणपति जाता दिखाई दिया। उसे देख, गणपति, ओ गणपति, जरा यहाँ आना भैया। गणपति उसके पास पहुंचा। क्या बात है प्रेम वंश भैया? गणपति, कल मैं पहली बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा हूँ, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है, कुछ सलाह दो कि मुझे ससुराल में जाकर कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों नहीं भैया, आखिर मित्र ही तो संकट में मित्र के काम आता है, मैं तुम्हें जरूर सलाह दूंगा। ऊपर से तो गणपति ने अपने को प्रेम वंश का शुभ चिंतक प्रकट किया, पर मन ही मन वह कुछ और सोच रहा था। आहा, आज अच्छा मौका हाथ आया है, इससे अपने पिछले अपमान का बदला लेने का। इस बुद्धू प्रेम वंश को ऐसी सलाह दूंगा कि यह जिंदगी भर याद रखे और ससुराल में इसका मजाक उड़े। देखो प्रेम वंश, ससुराल जाने पर बहुत ही कम बोलना, इससे वहाँ के लोगों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खाने पीने में लालच मत दिखाना, जो कोई कहे कि कुछ खाओगे तो कह देना भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, इससे वे लोग खुश हो जाएंगे और समझेंगे कि दूल्हा परम संतोषी है। मैं ऐसा ही करूँगा गणपति भैया। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दूसरे दिन प्रेम वंश अपनी पत्नी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर गोकुलपुर गया। ससुराल पहुँचने पर, प्रणाम माता जी। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। बेटा तुम्हारी माँ कैसी है, उनकी कुशलता के बारे में बताओ। जी वो प्रेम वंश माँ के काशी जाने की बात बताने ही वाला था कि उसे गणपति की बात याद हो आई, लेकिन प्रेम वंश को बात अधूरी छोड़ते देखकर रामेश्वरी तुरंत बोल उठी, माँ मेरी सासू जी तो 5 दिन हुए काशी जी की यात्रा पर गई हैं। यह तो बड़ा ही अच्छा किया। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए जलपान लाती हूँ, कहकर माँ रसोई घर में चली गई। जलपान करने के पश्चात, अब मैं कुछ देर सोऊंगा माँ जी। बेटा तुमने तो बहुत ही कम जलपान किया। प्रेम वंश ने जवाब में कुछ नहीं कहा और सोने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।